गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि आपने कक्षा 10 की पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोप में फ्रांस की क्रांति का प्रादुर्भाव होता है और किस तरीके से वहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था का पुनः नेपोलियन द्वारा स्थापित होता है, परंतु नेपोलियन के उस स्थापित को नष्ट करने के लिए वहाँ की जन समुदाय ने फिर से एक बार लोकतंत्र की स्थापना की मांग करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यवस्थाओं को पुनः से देखने को मिलता है। कुछ व्यवस्थाओं का फिर से प्रादुर्भाव देखने को मिलता है, जिसमें से आप देखेंगे 1815 ईस्वी के बाद रूढ़िवाद प्रक्रिया का जन्म देखने को मिलता है। रूढ़िवाद प्रक्रिया का अर्थ ही यही है कि पुरानी परंपराएं जो पूर्व से चली आ रही थी उसी को पुनः कायम करने की मांग एक बार फिर से होने लगती है। अर्थात जो फ्रांस का जन समुदाय था वह नेपोलियन द्वारा किए गए कुछ सुधारों को महत्वपूर्ण मानने लगता है। वह चाहता है कि नेपोलियन ने कुछ जो सुधार किए थे उसे कायम करना ही अति आवश्यक है। यद्यपि नेपोलियन ने राजतंत्रशाही व्यवस्था को लागू किया था। इसी के फलस्वरूप आप समझते हैं कि ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया इन सभी देशों ने मिलकर रूढ़िवादी प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास किया था, जबकि कुछ समय के लिए रूढ़िवादी प्रक्रियाओं का जन्म देखने को मिला। इसी के परिणाम स्वरूप आप समझेंगे कि वियना संधि होती है, जो 1815 ईस्वी में वियना नामक स्थान पर देखने को मिलती है। उस स्थान पर समस्त देश जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया या नीदरलैंड जैसे देश मिलकर यह पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमें नए प्रक्रियाओं को जन्म देना है, किस तरीके से हमें नए बदलाव लाने हैं। इसकी बैठक की भूमिका जब देखी जाए तो प्रतिनिधित्व का कार्य ऑस्ट्रिया ने किया था, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने किया था। मेहमान नवाजी का कार्य ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था, जो कि यह वियना संधि के नाम से मशहूर हुई। इसके प्रमुख शर्तें थी कि संधि के जो कदम होंगे वह किन विषयों पर होंगे। वह प्रमुख चीजें थी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद बोर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, अर्थात जो बोर्बो वंश चल रहा था जिसमें लुई 16वां का जन्म हुआ था उसे खत्म कर दिया गया था, परंतु उस प्रक्रिया को पुनः लागू करने की मांग की जा रही थी वियना संधि के अनुसार। दूसरी बात यह आई, फ्रांस की सीमा पर कई राज्य स्थापित किए गए। वह राज्य थे पीडमांट, जिनेवा, नीदरलैंड। ये समस्त राज्यों ने अपने स्थापित्व को वर्चस्व में लाया, जिसका अर्थ यह देखने को मिलता है कि ताकि जो फ्रांस देश है उसका विस्तार विभिन्न देशों में ना हो सके, विभिन्न देशों में वह प्रगति ना कर सके, इसलिए पीडमांट, जिनेवा, नीदरलैंड इन सभी देशों का एक रूप में स्थापित्व देखने को मिला। यह वियना की एक प्रमुख संधि का नमूना था। नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों का जो संगठन बनाया गया था उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इससे यह जानने को मिलता है, यह जानकारी प्राप्त होती है कि नेपोलियन जो संहिता बनाई गई थी, नेपोलियन जो कोड बनाया गया था, जिसमें यह वर्णित किया गया था कि उसके समस्त कार्यों के अंतर्गत ही, उसकी मान्यताओं के अनुसार ही संपूर्ण फ्रांस में एक तानाशाही प्रवृत्ति को लागू किया गया था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी 39 राज्य थे वे सभी उसकी बातों को मानने वाले थे, उसके प्रशंसक थे, उसके अनुयायी थे।
उसके ही अधीन कार्य करने वाले थे। इसीलिए वियना संधि में इन बातों का खंडन नहीं किया गया। अगली बात में देखने को मिलता है कि पूर्व में रूस को पोलैंड के कुछ भाग दिए गए, जबकि प्रशिया को सैक्सोनी भाग दिया गया। यह प्रशिया का कुछ सैक्सोनी भाग था जो मूल रूप से दिया गया। इससे यह देखने को मिलता है कि संपूर्ण यूरोप में वियना संधि होने के उपरांत एक अंतर्मुखी भावना का जन्म होता है, जो एक राष्ट्रवादी प्रक्रिया को प्रादुर्भाव में लाता है। आगे आप और भी चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।